नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया की सोच और मैं हूं आपके साथ सुनीता। आज हम रामपुर मथुरा क्षेत्र में हैं, आखिरी ग्राम पंचायत में। हम रिपोर्टिंग करके निकल ही रहे थे। यहाँ के पूर्व प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये वरिष्ठ हैं और जो जैसे कहते हैं कि गांव में जब प्रधान मुखिया बन जाता है तो लोगों की क्या क्या सेवा करती है, अपने पूरे ग्राम सभा के लोगों को क्या क्या जो सरकारी लाभ आते हैं, क्या क्या लाभ उन तक पहुंचाते हैं। तो आज हम प्रधान जी से मतलब एक सोचा कि इंटरव्यू ले, क्योंकि इन्होंने जो प्रधानी चलाई है अपने समय में क्या किया है लोगों के लिए। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानेंगे। मेरा नाम दीपक तिवारी है और मैं ग्राम सभा अंगरौरा में 2010 से 2015 तक हमने प्रधानी की है और उससे पूर्व सन 52 से लेकर 80 के दशक तक घर में प्रधानी रही है। उसके बाद हमको भी 5 साल का अवसर मिला। इस बीच में हमारे यहाँ सन 82 में डॉक्टर माननीय अंबारी जी के द्वारा एक मेले का आयोजन हुआ था और उस आयोजन के बाद तुरंत एक विकास की बौछार सी आई थी इस पूरे क्षेत्र में, गांजर में। कहाँ पे मेले का आयोजन हुआ? अंगरौरा में सन 82 में। उस समय तीनों डीएम थे और उस मेले के बाद हमारे यहाँ एकदम से विकास की बौछार आई थी। सड़क, बिजली, जो कि हमारी मुख्य स्रोत था धारा से जुड़ने का और विकास का माध्यम था। और सबसे बड़ी बात है, उनके जाने के बाद 40 साल अंगरौरा, जिन ठोकरों का 11 ठोकरों का निर्माण हुआ था कनरखी से लेकर परमगोड़ा तक, उस से 40 साल लगभग हमारे गांव के जनता की उससे कटान से बचाव हुआ। उसके बाद रख रखाव के न होने के कारण या जो पैसा आता था उसमें विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत खाने की जो एक परंपरा है हमारे विभाग में, हर विभाग में, वो सबसे खतरनाक परंपरा है। उस पर तो तुरंत अंकुश लगना चाहिए। और जिन अधिकारियों को उस समय उसकी मेंटेनेंस का पैसा मिलता था, उनकी रखरखाव में उनका नहीं हो पाया, देखभाल नहीं की गई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है कि आज से नहीं लगभग 40 साल के बाद अभी जब से कटान हो रहा, बराबर कटान निरंतर हो ही रहा है। सरकार आज तक कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाई कि जो हमारे यहाँ का गरीब किसान है, वो उसके बच्चे, उसका परिवार, उसके आय का स्रोत, उसकी खेती, उसका राशन की आजीविका को कौन चलाएगा। ना उसके मकान की कोई आज तक समुचित व्यवस्था हो पाई, ना उनको कहीं, मतलब उनको जैसा हम 70 साल की आज़ादी के बाद सोचते हैं कि हम भारत महान सोने की चिड़िया था, लेकिन लगता है कि हम 75 वर्षों के बाद भी आजाद हैं? लग रहा है? ना, हाँ, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमको लगता है अमृत महोत्सव मनना चाहिए, लेकिन कैसे मनेगा जब हम अपने किसानों के चेहरे पे, अपने बच्चों के चेहरों पे हम खुशी ना ला पाए, उनको हम हंसा ना पाए, तो ये कौन सा महोत्सव हम मना रहे हैं? क्योंकि जैसे जिस तरीके से आपने प्रधानी, कितने साल चलाई प्रधानी आपने? 5 साल। सिर्फ 5 साल ही? आप 5 साल? प्रधानी चलाई? हाँ, मेरे बुजुर्ग में थे। चाचा ने सन 52 से लेकर जब हाथ खड़े करके इलेक्शन होता था, वो तब से रही है हमारे घर में। और उन्हीं के माध्यम, उन्हीं के समय में हमारे पिता श्री प्रधान जी श्री रामेश्वर दयाल तिवारी जी के ही समय कार्यकाल में ये प्रदर्शनी लगी थी। और उस प्रदर्शनी की रूपरेखा और उसका वर्चस्व हमारे आसपास के जिलों में आज भी, अगर आप पुराना कोई व्यक्ति मिलता है तो वो काफ़ी उससे उद्वेलित था। ये बहुत बड़ा अच्छा हुआ था। उसी समय आपकी ये सिंधी कताई मिल आई थी। आपका घर कहाँ पड़ता है प्रधान जी? हमारा घर अंगरौरा में पड़ता था। अंगरौरा में? इस समय हमारा घर नदी से उस पार है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे घर में जो आपका संविधान लिखा गया है, संविधान जो लिखा गया है भारत का, उसमें हमारे बड़े चाचा श्री राजबिहारी तिवारी जी के समय में एक उसमें पैनल बना था, 14 सदस्यीय पैनल बना था। उसमें हमारे गांव के भी, हमारे पिता श्री जो हमारे चाचा जी हैं, उनका भी उसमें नेतृत्व था। वन ऑफ द पर्सन जो संविधान के रचयिता में, उनका निर्माण में भी योगदान था। उस गांव का ये हाल है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी के सहपाठी थे, उनके गांव का ये हाल है। नेहरू जी के साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में अग्रणी भाग लिया। संविधान को लेकर के आपने बात कही, तो क्या लगता है कि हम संविधान के अनुसार ही हमारा देश चल रहा है? अब क्योंकि आज भी हमें सुबह सुबह हम सो के जगे हुए थे और मुझे एक फोन आया
कि बाबा साहेब की मूर्ति को कुछ लोगों ने तोड़ करके जो है तालाब में फेंक दिया। ये संविधान है क्या? नहीं, ये संविधान नहीं है। बाबा जी ने तो उस संविधान को बनाने की कोशिश की थी जिसमें सबको समरसता, एक समान, सबको व्यवस्थाओं के अनुरूप उनको ताकत मिले, उनकी सुरक्षा की भावना से। अच्छा, वो तो बात अलग हो गई, लेकिन जिस तरीके से आपने 5 साल प्रधानी भी चलाई और बाढ़ क्षेत्र में भी आपका घर भी है, तो किन नजरों से आप लोग ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे गरीब मजदूर के बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ बड़े के बच्चे नहीं है, ये गरीब मजदूर किसान के बच्चे, कैसी है इनकी हालत? आपकी नजर से कैसा लग रहा है? अब ये तो आप देख रही हैं, आपका कैमरा देख रहा है, वो दिखावे इन बच्चों के चेहरों पे कहाँ हंसी दिख रही है। इनके परिवार वाले क्या हंसेंगे, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे? ये नदी सामने दिख रही है, विकराल मुंह की फाड़ती हुई चली आ रही है। सरकार को भी पता है कि ये हर साल विभिन्न से हम लोग ग्रसित होते हैं, तब भी उन्होंने कभी भी इस चीज को नहीं सोचा कि क्योंकि इतना पैसा आता है, वो पैसे का क्या इस्तेमाल होता है। केवल आप हमको 5 किलो चावल और 2 किलो लैया, 1 किलो नमक देके आप इसको पूरा करना चाहते हैं क्या? बस इतना ही है हमारे भारत के संविधान में, हमारे भारतीय मूल के लोगों को यही उनकी बस यही इतनी सी अनुशंसा है कि बस उनको इतना ही मिलना चाहिए और उनका सब पर्याप्त है। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई पर अगर हम बात करें, जिस तरीके से जैसे सिलेंडर को लेकर के अगर हम बात करें, या भी और भी जो है प्रयोग की जो सामान्य जो घर में जो घरेलू सामान्य आती हैं, महंगाई को लेकर के क्या कहना है? महंगाई को लेकर हमें कहना है कि तब महंगाई में था कि हमारे यहाँ अरहर की दाल होती थी, अरहर था, मसूर था, उड़द था, मूंगफली था, सब कुछ हमारे यहाँ खेतों में होता था। उस समय तो इतना ज्यादा अंतराल कहीं भी नहीं था, हर आदमी ले सकता था आसानी से। लेकिन आज के वक्त में ना कुछ बचा है और ना आपको वो पूर्ण रूपेण से आपके परिवार को चलाने में वो सहयोग दे पा रहा है। केवल ये ऊँट के मुंह में जीरे का काम हो रहा है। और जीरे से क्या होता है, जीरा केवल खाइएगा तो आपको स्वाद थोड़ी तनिक आएगा, तनिक क्षण के लिए, उसके बाद फिर वो बेकार हो जाएगा। अच्छा, अभी तक क्या क्या व्यवस्थाएं इन लोगों के लिए की गई सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा? कोई यहाँ पे आया तो आपकी नजर में इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई? अब सरकार ने तो हमारे समय में, हम जब प्रधान थे, जो कटान हुआ अंगरौरा का, उसके बाद उन्होंने रायसेनपुर में विस्थापित किया। आप प्रधान हैं और आपसे बेहतर ग्राम सभा के बारे में शायद ही कोई जान सकता है, क्योंकि आप वोट मांगने जब जाते हैं तो हर दरवाजे पे जाते हैं, और जीतने के बाद अगर कोई समस्या आती है तब भी आप दरवाजे पे जाते हैं। तो आपसे बेहतर शायद ही कोई जान सकता है, क्योंकि आपका फर्ज बनता है कि प्रधानी में जिस तरीके से आप लोग घरों में जा करके वोट मांगते हैं, क्या प्रधानी मतलब जीतने के बाद आप लोग घरों में जाते हैं लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए? सबसे बड़ी तो हम आपको जो आपने प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का सबसे सरल तरीका है और उसका सरल उत्तर है कि सबसे पहले हमारे प्रशासन को, अमली जामा को ठीक करना होगा सबसे प्रथम। और सर्वप्रथम यही है कि जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, पहले इससे मुक्त होना पड़ेगा। जब तक भ्रष्टाचार से हम मुक्त नहीं होंगे, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे वो तहसील स्तर पे व्याप्त भ्रष्टाचार हो, चाहे जिले स्तर पे हो। आप बताइए, यहाँ पे अगर किसी भी किसान की फाइल अगर वो भूमिधरी के लिए जाती है, उसको दौड़ाते रहते हैं। हमारे अधिकारियों को चकबंदी के बारे में नॉलेज ही नहीं है। हमारे यहाँ पत्रावलियां सन 70 से लेकर 80 के दशक के बीच में, जब तक हमारे यहाँ चकबंदी हुई, चकबंदी में, उसके पहले की पत्रावलियां सारी नदारत हैं। अब उन पत्रावलियों को उनसे मांगा जाता है, अगर वो वरासत कराने गए हैं उनसे पैसे मांगे जाते हैं। और हम रोज एक नया पेपर में हम देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे नेता लोग भी कहते हैं कि इस बात से कि हमारे लेकिन कर्मचारी गण जो है उनको कोई भय व्याप्त मुख्यमंत्री का नहीं जान मिलता है उनके अंदर। अच्छा, जब आप प्रधान थे तो आप भी मतलब कुछ बातें रखी होंगी सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने, तो क्या लगा कि कुछ चेंज हुआ या फिर उससे भी बदतर हो गया? हमको तो लग रहा है उससे भी बदतर हो गया। हमारे समय व्यवस्थाएं हम तो लड़ लेते थे, लेकिन अब आज व्यवस्थाओं को सरकार को देखकर, जो छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, इनका भी मन करता होगा कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ें, जरूर, और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं। लेकिन क्या इनको सपना देखने का तो अधिकार है, ये सपना तो देख सकते हैं कि, लेकिन यह सपना पूरा होगा इनका? नहीं, हमको जिस तरीके से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, क्या इनका सपना पूरा हो पाएगा? हमने आपसे कहा ना कि जो भी भ्रष्टाचार है, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे तहसील स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर में हो, जब तक हम सभी को हम भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करेंगे, ये बच्चे हमारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें बस कि हमारा कल होगा, इन्हें फिर वही काम करना है, इनको फिर वही जाके मजदूरी करनी है। ये कल इनसे अपेक्षा करें कि ये पायलट बनेगा, ये मिलिट्री में जाएंगे
ये पुलिस में जाएंगे, कैसे संभव है? आप इनके चेहरों पर देख के क्या आप लगा सकती हैं अनुमान कि ये जाएंगे पुलिस में जाएंगे? कल ये हमारे देश का भविष्य है, ये IAS अफसर बनेंगे। अच्छा, जब बाढ़ आ जाती होगी तो ये स्कूल, प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में जब पढ़ते भी होंगे वहाँ पर भी नहीं जा पाते होंगे? कहीं नहीं जा पाते। सब जब पानी भर जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, तो ये कैसे बेचारे जाएंगे? कीड़े और सांप है, इनके जो सपने हैं वो बीच में ही ध्वस्त हो जाते हैं। ये इनके सही माँ बात है। बाप भी सोचते होंगे कि हमारे बच्चे जो है पढ़े लिखे और अच्छे स्कूल में जाएं और कुछ बन करके हमारा नाम रोशन करें, लेकिन क्या इनके सपने जो पूरे हो पाते हैं? क्योंकि ये बदतर जिंदगी जी रहे हैं। जो एसी में बैठने वाले अधिकारी, जरा गौर से देखिए, ये जो चेहरे आपको दिखते हैं तस्वीरों में, आपको जो चेहरे नजर आ रहे हैं, जरा कान खोल करके सुन लीजिए। जो कानों में रुई आपने लगा रखी है ना, एसी में बैठते हो, आपके बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, ये एसी में रहते हैं, तो आपको एहसास नहीं है कि वाकई में सपना देखना क्या गुनाह है। कम से कम थोड़ा बहुत तो इन लोगों का ध्यान रखिए। जिस तरीके से आप एसी में बैठते हैं और गरीबों का हाल नहीं जानने आते हैं। मैं डीएम और एसपी से भी कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से इन लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, क्या इन्हें उचित स्थान देने का प्रयास नहीं करेंगे आप? और योगी सरकार से भी कहना चाहती हूँ, हमारे साथ जो दीपक तिवारी जी मौजूद है, पूर्व प्रधान है, प्रधानी भी चला चुके हैं, लोगों के जो समस्याओं का भी इनको बेहतर पता है कि किस तरीके से हमारे ग्राम सभा के लोग या हमारे क्षेत्र के लोग जिंदगी जी रहे हैं। प्रधान जी, एक सवाल हमारा और है कि आपने अभी तक जिस तरीके से आपने लोगों में व्यवहार बना के रखा है, या जैसे जनता के बीच में आपने जिस तरीके से चर्चा में रहते हैं, एक दो बार आपके बारे में हमने सुना भी, लेकिन हमारी आपसे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वो तो इत्तेफाक था कि हम जा रहे थे और आपसे मुलाकात हो गई। क्या लगता है कि इनके लिए सुरक्षित स्थान या सुरक्षित जो है विद्यालय या रहना खाना सब हो पाएगा? हम तो ये समझते हैं कि सरकार को बजाय हमारी भीख देने से अच्छा है कि इनको कार्य के रूप में इनको कहीं अच्छी तरीके से, इनको जैसे हम लोग ITI में हम लोग शिक्षण संस्थाएं खोल रखे हैं, हम टोकरी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, इनको वो हाथों को काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए, जिसके इनको बनाने के फलस्वरूप इनको उसका पैसा दिया जाए। ये अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। ये 5 किलो चावल और 2 किलो आटा देने से इनकी जिंदगी सुधरने वाली तो कहीं तो बहुत सारा राशन दे दिया जाता है 1-2 महीने का, क्या उससे इनकी जिंदगी चल पाएगी? नहीं, कतई नहीं। 5 किलो राशन मिलता है, अगर 5 लोग परिवार में हैं और एक ही लोगों को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे कि परिवार में 10 लोग हैं और सिर्फ 2 लोगों को राशन मिलता है। उनके घर में ना तो जमीन है उनके पास, ना तो उनके पास जो है रहने के लिए ठिकाना है। क्या कैसे वो जीते हैं बताइए? बस हमने आपसे एक शब्द कहा ना कि पहले व्याप्त भ्रष्टाचार को हमें खत्म करने की जरूरत है, सब कुछ पटरी पे आ जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि कम से कम क्या कहते हैं कि जो हमारे यहाँ जानवर हैं और दूसरा हमारे अधिकारी वर्ग हैं, इनको अंकुश में रखने के लिए हमें किसी न किसी नेता को थोड़ा सा पावर जनता के हित में देना होगा। अच्छा, बाढ़ जब आती है तो लाखों रुपए सरकार तो देती है, लेकिन क्या वो रुपया, क्या वो सामग्री आम जनता तक पहुंच पाती है? अब उसमें भी अब तो ये तो हम लोगों को कभी RTI के माध्यम से पता नहीं चलता, कभी कोई बताता तो है नहीं। इसको तो सार्वजनिक होना चाहिए कि सरकार ने कितना पैसा दिया है, कितना पैसा ब्लॉक में आया चाहिए, ये वहाँ पे दीवारों पे लिखा जाना चाहिए। जो नए रूल्स रेगुलेशंस आते हैं उनको फॉलो कराने की, जनता के बीच में बताने के लिए वो लिखे जाने चाहिए दीवारों पे। इसकी कभी जानकारी हम जो चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि मतलब इस तरह का शासन आवे, एकदम खुलापन हो, ट्रांसपेरेंसी हो। वो कब होगी? वो ट्रांसपेरेंसी तभी होगी जब संवाद हमारे और सरकार के बीच में एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, खुलेपन से। ये क्या संभव हो पाएगा? जरूर संभव है। अगर सरकार चाहेगी तो कौन चीज संभव नहीं है? आपने इतना धन पकड़ा है, उस धन से अगर प्रत्येक परिवार के एक गांव को कोई नेता संरक्षित कर ले और वो अपने गोद ले ले, उसको सब संभल जाएगा। इतनी जमीनें खाली कराई जा रही है, अभी भी रामपुर मथुरा में शायद इतनी जमीन है कि अगर खाली करा दी जाए और हमारे कटान पीड़ितों को वहाँ बसा दिया जाए। अच्छा, यहाँ के सत्ता पक्ष के विधायक जी भी हैं, ज्ञान तिवारी जी, क्या यहाँ पर एक बार लोगों से मिलने आए? अब वो भी बड़ा असहज अपने को महसूस करते होंगे, वो अपने को बड़ा असहज महसूस करते होंगे। वो भी क्या करें कि जब अधिकारियों के बीच में उनको कोई वो कुछ कहते हैं तो जल्दी सुनवाई नहीं होती, तो आदमी अपने में थोड़ा सा
खुद भी नर्वस हो जाता है कि हम क्या जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाएं। मतलब आपने अपने एक शब्द में बहुत कुछ बातें कह दी। तो आप समझदार हैं। हमारे जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं और प्रधान जी को सुन पा रहे हैं और जो भी अधिकारी हमें सुन पा रहे हैं, तो एक कान खोल करके सुन लीजिए कि जिस तरीके से बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग त्राही त्राही कर रहे हैं, ये वाकई में आप अच्छा नहीं कर रही है। मेरा कहना है, मैं कह रही हूँ, ये अच्छा नहीं हो रहा है। क्या इन लोगों का जो सपना है, छोटे छोटे बच्चे जो सपना देखते हैं कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ें, तो इनकी क्या जो सपने पूरे हो पाएंगे? इसके लिए सरकार को कोई नया कदम उठाना पड़ेगा और कोई अच्छा सोचना पड़ेगा इनके बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद दोस्तों।